अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। लास्ट लेक्चर से हमने सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास चैप्टर 10 आ रहा है। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट पे है डिफाइन नॉर्मल कर्व, सेकंड पे आपके पास है लोकेशन एंड शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व, थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आज के लेक्चर में जस्ट फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज इसलिए रखी हैं ताकि लेक्चर ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कर्व को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कौन से पॉइंट डिस्कस किए। चैप्टर 10 से रिलेटेड जस्ट एक ही टॉपिक पिक किया था कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन को कवर किया था, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बगैर बिल्कुल अधूरी थी। तो हमने पहले उन टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो कि फर्स्ट ईयर में भी आपने देखे थे, जिसमें आपके पास था रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल की टू बेसिक कैटेगरीज देखी थी। देन हमने प्रोबेबिलिटीज़ मैस फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिस्कस करने के बाद बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, और फिर हमने देखा था कि कैसे एक रैंडम वेरिएबल एक्स बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से डिनाइड होकर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच कर जाता है। और देन हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन को देखा था। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली आप लेक्चर 1 को ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। नॉर्मल कर्व की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज कॉल्ड अ नॉर्मल कर्व। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैज अ यूनिमॉडल सिमेट्रिकल एंड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 1 में हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का PDF देखा था कि मीन f ऑफ x किसके इक्वल था। दिस इज इक्वल टू 1/सिग्मा √2 पाई e raised to power minus 1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। इसे आप कहते हो कि ये PDF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें आपको कहा गया कि जब आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का ग्राफ बनाते हो तो जो ग्राफ आपके पास, ग्राफ को नेम दे दिया गया ना, वो नॉर्मल कर्व का नेम दे दिया गया आपको। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है हिस्टोग्राम। तो याद रहेगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ आपके पास क्या कहलाता है, नॉर्मल कर्व कहलाता है। देन सेकंड पे इसने कुछ नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो डिस्कस की हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैज़ अ यूनिमॉडल सिमेट्रिकल एंड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का, वो यूनी मॉडल होता है। यूनी मॉडल मीन इसका एक ही मॉडल होता है, और ये क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फर्स्ट ईयर में हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था जब हम मोमेंट्स का टॉपिक कर रहे थे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक तब होता है जब उसका मीन, मीडियन और मोड क्या हो, आइडेंटिकल हो, मीन सेम हो। तो याद रहेगा काइंडली आपके पास ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, ये सेम होता है, ये इक्वल होता है। और नॉर्मल कर्व की शेप किस तरह की होती है, एंड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक बेल की तरह का फॉर्म कर रहा होता है। इसके साथ है नॉर्मल कर्व लुक अलाइक। नॉर्मल कर्व किस तरह की दिखती है ये देख लेते हैं। मैं आपके सामने लाइव ड्रा करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ डे 1 से डिस्कस कर रही हूँ जब से फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है कि ड्राइंग मेरी कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके साथ नीट बनाऊँ, आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूँ। कर्व को ड्रा कुछ इस वे से करते हैं कि सेंटर में हमारे पास आता है म्यू, और म्यू पे जो हमारे पास पॉइंट है ना, वो यूँ कर्व, ये पॉइंट यहाँ से मैं कर्व ड्रा करना शुरू करती हूँ। देखें ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हमने बेल की तरह का फॉर्म करना है। ये देखें जैसे ये राइट साइड से कर्व डाउन की तरफ आ रही है ना, मींस एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड से भी कर्व उसी तरह ये बेल की तरह ही डाउन पर आएगी। ये आपके पास नॉर्मल कर्व है, इसे डॉटेड लाइन से म्यू से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये नॉर्मल कर्व याद रहेगा। नॉर्मल कर्व किस तरह की कर्व होती है, ये एक बेल शेप कर्व होती है कि बुक में ये नॉर्मल कर्व इस तरह से दिखाई हुई है। तो नॉर्मल कर्व एक बेल शेप्ड कर्व होती है, और सेंटर में इसके क्या आ रहा होता है, मीन आ रहा होता है। इन अदर वर्ड्स you can say that if we plot a probability function y is equal to f of x, then the curve known as probability curve। इसी को डिफरेंट वर्ड्स में हमें बता दिया गया कि अगर हम probability functions को
प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो जो हमारे पास शेप बनती है वो नॉर्मल कर्व की बनती है। आपके पास ये जो टॉपिक आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन एंड शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व मींस ये जो हमने बेल शेप कर्व देखी है ये किस तरह इसकी लोकेशन चेंज होती है और कैसे इसकी शेप चेंज होना शुरू होगी। तो इसमें आपको बताया गया है द लोकेशन एंड शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व आर डिटरमाइंड बाय म्यू एंड सिग्मा मींस म्यू और सिग्मा पे नॉर्मल कर्व की शेप डिपेंड कर रही होती है मींस अर्थमेटिक मीन पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। थ्री डिफरेंट केसेस आपके पास अराइज होंगे। नंबर 1 कीपिंग स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ म्यू चेंज। लेट अस से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स कर लिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास इक्वल है 1.6 के और म्यू की वैल्यू हमने चेंज करनी है। फर्स्ट स्टेप में हम म्यू की वैल्यू लेंगे 8, देन म्यू की वैल्यू लेंगे हम 10 और फिर हम म्यू की वैल्यू लेंगे 12। इस पे देखते हैं कि नॉर्मल कर्व को क्या चेंजेस आती हैं। हमने देखा है कि एक्स एक्सिस के में नॉर्मल कर्व जब हम ड्रा करते हैं तो सेंटर में क्या होता है, म्यू लाई कर रहा होता है। तो अब आप देखें लेट अस से आपके पास म्यू जब 8 था तो नॉर्मल कर्व कुछ इस तरीके से ड्रा होगी। नेक्स्ट देखेंगे जब म्यू 10 होगा तो याद रहेगा जब सिग्मा कांस्टेंट है और म्यू की वैल्यू बदल रही है तो नॉर्मल कर्व जैसी है वो वैसी ही रहेगी मींस इसकी शेप जैसी दिखती है वो एग्जैक्टली वैसी ही रहेगी। लेकिन म्यू के बदलने से सिर्फ इस पे ये फ़र्क होगा कि जैसी इसकी शेप है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी रहेगी, बस ये अपनी लोकेशन चेंज करती जाएगी। ठीक है, जब म्यू 8 था ये इस तरफ आ गई और जब म्यू 10 है तो ऑफकोर्स ये इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएगी। तो इसे उठा के आप कह सकते हो सेम ऐसा ही आप इसे अप्रोच कर दोगे। लेटस से अगर यहाँ पे 10 है तो ये जो इसकी ये सेंट्रल पॉइंट आ रहा है ये 10 के पास आ जाएगा। इस पॉइंट पे मैं ड्रा करती हूँ। आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट याद रखेंगे कि व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज कांस्टेंट एंड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ म्यू द नॉर्मल कर्व इज रिमेन सेम बट चेंज इट्स लोकेशन। तो नॉर्मल कर्व क्या करती है, सेम ही रहती है लेकिन अपनी लोकेशन चेंज कर लेती है। मैंने आपके साथ अपनी ये प्रॉब्लम डे 1 में डिस्कस की थी कि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं अच्छे से ड्रा करनी आती इन ग्राफिंग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सेम है तो म्यू की वैल्यू बदलने से नॉर्मल कर्व को कोई चेंजेस नहीं आती, नॉर्मल कर्व जस्ट अपनी लोकेशन चेंज कर लेती है। तो नेक्स्ट ये पॉइंट मैंने लिखा भी हुआ है कीपिंग सिग्मा कांस्टेंट एंड चेंज द वैल्यू ऑफ द म्यू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। या तो म्यू की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ या डिक्रीज करते जाओ। द शेप ऑफ द डेंसिटी फंक्शन रिमेन द सेम विद इट सेंटर मूविंग टू द लोकेशन ऑफ म्यू मीन्स जो नॉर्मल कर्व का सेंटर है वो बस म्यू के पास पास जाता जाएगा, शेप वैसी ही रहेगी। सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ये देखें इस पॉइंट में भी डिस्कस कर रही हूँ। इन्होंने सिग्मा 1.4 रखा हुआ है और म्यू की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू 5, म्यू इज इक्वल टू 6 एंड म्यू इज इक्वल टू 7। तो नॉर्मल कर्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जस्ट अपनी लोकेशन चेंज करती जा रही है। ये मैं बुक की एग्जांपल इस वजह से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है तो मैं नहीं चाहती कि आपका कंसेप्ट ख़राब हो। सेकंड केस आपके पास है कीपिंग म्यू कांस्टेंट। अब की बार हम म्यू को फिक्स कर लेंगे और सिग्मा को इंक्रीज करते जाएंगे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो कीपिंग म्यू कांस्टेंट एंड इंक्रीज सिग्मा कॉज द डेंसिटी फंक्शन टू फ्लैटन दस गिविंग लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग क्लोज टू म्यू। हमने सिग्मा को क्या करना है, इंक्रीज करना है। लेट अस से हमारे पास सिग्मा फर्स्ट पे है, सिग्मा इज इक्वल टू 0.71, देन सिग्मा आपके पास आ रहा है 1.16 और फिर हम सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1.64। सबसे पहले थी 0.71 देन सिग्मा की वैल्यू आ रही है 1.64। तो देखते हैं कि नॉर्मल कर्व को क्या चेंजेस होती हैं। फर्स्ट केस में डिस्कस कर रही हूँ जब आपके पास सिग्मा है 0.71 तो याद रहेगा कि कर्व कुछ इस टाइप से थी, ये सेंटर इसका यूं आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हम म्यू को सेम कर रहे हैं। लेट अस से हमने म्यू इस केस में लिया हुआ है 10 तो ये 10 आपके पास यहाँ आ गया। अब याद रहेगा हमने देखा है कि कर्व अपनी लोकेशन तब बदलती है म्यू के चेंज करने से। सिग्मा को इंक्रीज और डिक्रीज करने से कर्व रहेगी इसी पॉइंट पे, बस ये है कि कभी फ्लैट हो जाएगी कभी डाउन पर आ जाएगी। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने पिक किया हुआ है इसमें मैं सिग्मा को इंक्रीज कर रही हूँ। तो ये जो फर्स्ट कर्व मैंने बनाई है ये मैंने किसके लिए बनाई है, फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 0.71। अब हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू 0.71 से इंक्रीज करके 1.16 की। जैसे ही
सिग्मा की वैल्यू 1.16 होगी, ये कर्व डाउन पर आना शुरू होगी। ठीक हो गया। अब मीन्स जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो क्या होना शुरू होंगी, कम होना शुरू होंगी। आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी इस तरह जा रही है वाई एक्सिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन कम था तो उसको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिल रही थी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप देखें इस पॉइंट से जब मैं कर्व को डाउन पर लेकर आती हूँ तो कर्व ने इससे थोड़ा बेहतर हालत में आना है। ये सेकंड कर्व आपके पास आई फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 1.16, थर्ड आपके पास आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू 1.64। तो अब क्या होगा 1.64, जैसे ही सिग्मा फिर से इंक्रीज होगा कर्व और डाउन पर आएगी। ये जो कर्व आई है ये सिग्मा की वैल्यू के लिए आई है 1.64 के लिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1.64 और ये म्यू की वैल्यू आपने ली हुई है 10। तो याद रहेगा इसमें जस्ट समरी क्या है आपके पास कि म्यू आपने फिक्स कर लिया हुआ है, सिग्मा को आप इंक्रीज कर रहे हो। तो जब सिग्मा की वैल्यू बहुत कम थी तो उसको प्रोबेबिलिटी हाई मिल रही थी, मीन कर्व ज़्यादा ऊपर जा रही थी, और इधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। ठीक हो गया। और जैसे ही सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज हुई 0.71 से 1.64 हुई, एक तो कर्व ये जो श्रिंक सी थी थोड़ी सी एक्सपैंड हुई और डाउन पे आना शुरू हुई, मीन क्लोजर टू म्यू होना शुरू हुई आपके पास। देन है सिग्मा इज इक्वल टू 1.64 और जब सिग्मा की वैल्यू 1.16 से भी आपने इंक्रीज की 1.64 तो ये जो रेड सी कर्व है ये ड्रा हुई और ये म्यू के ज़्यादा क्लोज हुई। लेकिन इसके रिस्पेक्ट अगर हम इसे देखें तो प्रोबेबिलिटी इसे यहाँ पे मिली है, सेकंड कर्व को प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिल रही थी और इसको प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिल रही है। अब आप देख रहे हैं जब सिग्मा था 0.71 कर्व ज़रा श्रिंक थी और प्रोबेबिलिटी हाई थी। जैसे ही सिग्मा इंक्रीज हुआ 1.16 तो कर्व डाउन पर आना शुरू हुई, कर्व फ्लैट हुई है आपके पास सिग्मा 1.64 की और ये कर्व आपके पास ये वाली आ रही है। ठीक हो गया। और जैसे सिग्मा की वैल्यू 1.16 से भी इंक्रीज़ की 1.64 तो कर्व आपके पास बीइंग क्लोज टू म्यू के करीब आना शुरू हुई और मोर फ्लैट हो गई और इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, लेस हो गई। थर्ड केस आपके पास आ रहा है कीपिंग म्यू कांस्टेंट। अब की बार भी म्यू हम कांस्टेंट रखते हैं 10 और 3 डिफरेंट केसेस देखेंगे लेकिन सिग्मा को डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम सिग्मा की वैल्यू लेंगे 1.64, सेकंड स्टेप में हम सिग्मा की वैल्यू लेंगे 1.16 और थर्ड स्टेप में हम सिग्मा की वैल्यू लेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 0.71। तो देखते हैं कि कर्व किस तरह की शेप में आती है। प्रैक्टिकली देखने के बाद हम ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट फिक्स रहें। तो यहाँ पे तो पहले म्यू फिक्स करते हैं 10 और सिग्मा लेना है हमने 1.64। सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, लेस होगी और कर्व ज़्यादा फ्लैट होगी। ऐसे ही है, इसे मैं लिख देती हूँ फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 1.64। सेकेंड कर्व हम बनाते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1.16 के। जब सिग्मा 1.16 के अगेंस्ट बनाएंगे तो जो नॉर्मल कर्व है एक तो ये पीक पे जाएगी और कुछ ये यूं लुक देना शुरू करेगी, लेकिन सिग्मा क्या है 1.16। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू यहाँ फिर कम हो गई, 0.71 पर आ गई। तो कर्व की ये खूबी होगी कि ये एक तो श्रिंक होगी, पतली सी हो जाएगी, लेकिन ये पीक पे जाएगी क्योंकि हमने देखा था कि जब प्रोबेबिलिटी में जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है उसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो अप साइड पे है, दैट्स वाई अब जो कर्व है ये इंक्रीजिंग लेवल पे जाएगी और ज़्यादा वैल्यूज़ क्या होंगी, म्यू के क्लोज होंगी। ऐसे ही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन के बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है ना वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आता है। क्वेश्चन में आप इस चीज़ को बहुत देखोगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को आप किससे डिनोट करोगे, आप जी से डिनोट करोगे। ठीक है। अ नॉर्मल random variable x with mean mu and standard deviation sigma can easily be transformed into a standard normal random variable z by the transformation z is equal to x minus mu divided by sigma। मीन्स ये कहा गया है कि जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को
में x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा की जगह पे z रख दोगे तो जो वेरिएबल या जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आप उसे क्या कहोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहोगे। और याद रहेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होता है, 0 होता है। मीन z का मीन क्या होगा, 0 होगा और वेरिएंस क्या होगा, 1। जैसा कि लेक्चर 1 में आपने देखा था, इसे हम कैसे रीड आउट करते थे, x ऐसे ही है। ये जो साइन आता है अप्रोच, कैसे कॉल करेंगे, x अप्रोचेस टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, n लिखा हुआ है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। z को भी कुछ इसी तरीके से देखेंगे हम, z अप्रोचेस टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस इज 1। 10 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। अगर x अप्रोच करता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को, पहले जो ब्रैकेट स्टार्ट होती है राउंड ब्रैकेट ही आएगी, लैंग्वेज वायोलेशन नहीं करेंगे। आपके पास फर्स्ट पे आएगा मीन, यानी कि म्यू लिखोगे, कॉमा डालोगे और देन वेरिएंस ही आएगा। और वेरिएंस को आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा स्क्वायर से। इधर सिग्मा नहीं आता, लेकिन इसके पैरामीटर्स क्या होते थे, हमने देखा था कि इसके 2 पैरामीटर्स हैं, एक है म्यू और दूसरा है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर नहीं एक्ट होगा, सिग्मा पैरामीटर एक्ट होगा। तो जो z है वो किसको अप्रोच करता है, वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को अप्रोच करता है। तो कॉमा से पहले मुझे z का मीन लिखना और वो क्या होता है 0, और कॉमा के बाद मैंने क्या लिखना है, z का वेरिएंस लिखना है जो कि 1 होगा। और इसे आप रीड कैसे करोगे क्वेश्चंस में, फॉर z अप्रोचेस टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस इज 1। और जबकि z किसके इक्वल होता है, z इक्वल होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा और ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी बुक में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दी गई हैं, जिन्हें मैं लेक्चर वाइज आपके साथ स्प्लिट करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आपसे उम्मीद यही करूंगी कि आपकी इन प्रॉपर्टीज़ को लिखिएगा, याद कीजिएगा और समझिए। इंशाल्लाह पेपर में आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी। प्रॉपर्टी 1 है आपके पास, याद रखिएगा, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दैट रेंजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये चीज़ हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन में भी सीखी थी कि जो बायनोमियल का वेरिएबल होता था वो क्या होता था, वो डिस्क्रीट होता था, डिस्क्रीट वेरिएबल होता था। मीन्स पॉइंट में वैल्यू नहीं आती थी, आया x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह एक परफेक्ट वैल्यू आती थी। लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन इसमें वेरिएबल क्या होता है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करें और मुझे बताएं कि कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो स्पेसिफिक रेंज में लाई कर रहा होता है। मींस पॉइंट के बाद वैल्यूज आती हैं, जैसे हाइट एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, वेट आपके पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, एवरेज रेनफॉल एक कंटिन्यूस वेरिएबल, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन बल्ब ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल होता है वो एक कंटिन्यूस होता है। और लिखा हुआ है आर ऑफ एक्स मीन रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो ये सेम यही प्रॉपर्टी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करते वक्त भी देखी थी। सेकंड आपके पास आ रहा है द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। ये प्रॉपर्टी तो आप अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। मीन्स जो नॉर्मल कर्व आप ड्रा करते हो, ये नॉर्मल कर्व होती है, सेंटर में आपके पास क्या लाई कर रहा होता है, म्यू लाई कर रहा होता है। आपके पास सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 होती हैं, दैट्स वाई नॉर्मल कर्व का ये जो एरिया आता है फुल, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ नॉर्मल कर्व से रिलेटेड, कि ये जो नॉर्मल कर्व है, ये जो बेल शेप नॉर्मल कर्व है, इसके एक तो टोटल एरिया क्या है, ये सारा एरिया है 1 है। और इसे आप रिकॉल कैसे करोगे, तो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1। हमने नॉर्मल कर्व की बेसिक डेफिनेशन में ये सीखा है कि नॉर्मल कर्व बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेल की तरह फॉर्म कर रही होती है। जैसे ये राइट साइड पे डाउन पे जाएगी, उसी फॉर्म में या उसी ड्यूरेशन में ये लेफ्ट साइड पे डाउन पे जाएगी। तो इट्स मीन म्यू इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो 1 का
मीन 50% एरिया इधर लाई कर है, 50% एरिया इधर लाई कर है। तो याद रखेंगे जो ये वाला 50% एरिया है जिसे मैं रेड मार्कर से आपको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 0.5। और ये जो सेकंड एरिया है जिसे हम राइट साइड पे भी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 0.5 होंगी, लेफ्ट साइड पे भी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 0.5 होंगी। फिर पूछे कि जी क्यों 1 के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 है, तो जब मैं ग्राफ पे भी प्लॉट करूंगी तो जो एरिया कवर होगा वो भी तो मेरे पास 1 के ही इक्वल आएगा। तो इसको मैथमेटिकली लिखा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। थर्ड पे याद रखेंगे नॉर्मल कर्व को डिस्कस करते हुए हमने ये भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन और मॉड क्या होंगे, ये सब इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मॉड। ये तीनों आपस में क्या हैं, ये सेम है। लेट अस से अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास एक एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो अप्रोच कर रहा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को, म्यू है इसका 5 और वेरिएंस है इसका 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो हम इसका सोल्यूशन में क्या रीजन देंगे, एज वी नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टी यही है कि तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, सेम होता है। सो मीडियन भी किसके इक्वल आ गया, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की फॉर्म में कॉमा से पहले मीन की वैल्यू है, तो मीडियन आ गया 5। तो सोल्यूशन में जस्ट मीडियन 5 नहीं लिख देंगे, कुछ तो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिसके बिहाफ पे वो समझ सके कि जी आपको आता था तो आपने न्यू मीडियन की वैल्यू 5 लिखी है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन इज 0। याद रखेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट होते हैं, मीन म्यू 1, म्यू 3, म्यू 5, ये सारे किसके इक्वल होते हैं, ये 0 के इक्वल होते हैं। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं लेक्चर नंबर 1 में भी और लेक्चर नंबर 2 में भी, काइंडली इनको अच्छे तरीके से समझिएगा, समझ के आपने याद करना है, रट्टा नहीं लगाइएगा काइंडली इस पर, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक अहम चैप्टर है सेकेंड ईयर का। इस चैप्टर पे आपके पास सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स, इवन दो बीएससी की स्टैटिस्टिक्स भी डिपेंड करे। स्टैटिस्टिक्स का एक मेन टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप ये कह सकते हो कि ये एक बेस है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली कॉलेजेस में इतनी डीप से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं करते आपके साथ। काइंडली अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।